बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को ही फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ा जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी भी जो है शख्स का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव इस टाइप का होता है, ठीक है ना। यानी किसी का सिंपल ए या बी नहीं होता, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो आर एच ब्लड ग्रुप की वजह से होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रेफर्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन कॉल्ड आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एच फैक्टर प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आर एच फैक्टर रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अगर आर एच फैक्टर रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होगा तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच फैक्टर नहीं होगा तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। आर एच जो है वो नेम रेसस मॉन्की के बाद दिया गया था, क्योंकि इसके एंटीजन सबसे पहले आर एच फैक्टर के एंटीजन सबसे पहले रेसस मॉन्की में लैंड स्ट्रेनर ने 1930 में डिस्कवर किए थे। लैंड स्ट्रेनर ये वही साइंटिस्ट है जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया है। इसकी जो जेनेटिक बेसिस है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो इनकोड किया जाता है 3 जीन, जिसको इनकोड करती हैं सी, डी और ई, जो कि एक ही जो डिफरेंट जीन लोकाई पे मौजूद होती हैं। ठीक है, ये तीनों जीन जो है वो ऑक्यूपाई टू टाइटली लिंक्ड लोकाई। टू जो है वो मतलब एक लोकस में मौजूद नहीं होती, बल्कि 2 लोकस पे प्रेजेंट होती हैं। Alleles of gene D occupy one locus called locus D, while gene C and E alternatively occupy the other locus. तो जीन डी जो है, इनमें से 3 जीन्स हैं जो कि आर एच वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं, इनकोड कर रही हैं। इनमें से जो जीन डी है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की है। जीन डी की 2 अलील्स होती हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट है स्मॉल डी पे। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनका डीनोटाइप कैपिटल डी होगा या कैपिटल डी स्मॉल डी होगा, उन पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा उनके रेड ब्लड सेल्स पे, और वो आर एच पॉजिटिव पर्सन होंगे। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास दोनों स्मॉल डी वाली जीनोटाइप होगा, जिनके पास दोनों अलील्स जो हैं वो स्मॉल डी होंगी, उनके ऊपर वो आर एच नेगेटिव होंगे, उन पे आर एच फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। Unlike naturally occurring anti-A, anti-B antibodies of ABO blood group system, anti-RH antibody production requires a stimulus by the human RH antigen itself. यानी RH जैसे ह्यूमंस के अंदर नेचुरली जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन आर एच फैक्टर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनको एक स्टिमुलस चाहिए होता है। यानी अगर किसी बॉडी के अंदर आर एच एंटीजन एंटर हो गया है और उसमें ऑलरेडी जो था वो आर एच फैक्टर नहीं था प्रेजेंट, तो उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। आर एच पॉजिटिव डोनर इज़ टोटली इनकम्पेटिबल फॉर आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट, यानी पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले को नहीं लग सकता। If an RH negative person receives RH antigen through wrong RH positive blood transfusion, he will begin produce antibodies against the RH antigen. RH negative blood clear of any RH antibody from a donor who has never been exposed to RH antigen can be transferred to RH positive recipient. यानी पॉजिटिव वाले का ब्लड स्टूडेंट्स नेगेटिव वाले को नहीं लग सकता, नेगेटिव वाले के अंदर वरना एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी उसके अगेंस्ट। अच्छा, अब है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या कहते हैं कि फीटस और मैटरनल मदर बॉडी की और फीटस की इनकम्पैटिबिलिटी, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है ये। मतलब डिजीज जिसको कह सकते हैं, एक डेंजर सिचुएशन होती है। मैटरनल फीटल इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट्स व्हेन एन आर एच नेगेटिव मदर, यानी अगर मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और वो मैरी करती है एक मैन से जो कि आर एच पॉजिटिव है, और एक चाइल्ड कंसीव करती है जो कि चाइल्ड भी आर एच पॉजिटिव वाला है। ठीक है, यानी आर एच नेगेटिव मदर एक चाइल्ड कंसीव करेगी जो आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इफ़ द मैंस जीनोटाइप इज़ कैपिटल डी, अगर मैन की जीनोटाइप कैपिटल डी है तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और फादर आर एच पॉजिटिव है, तो कैपिटल डी होगा अगर फादर का
जीनोटाइप, ठीक है। तो मदर का जीनोटाइप स्मॉल डी होगा क्योंकि वो आर एच नेगेटिव है। तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैपिटल डी स्मॉल डी वाले होंगे, क्योंकि एक मदर से आना है एक फादर से आना है एलील उसका, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव होंगे। और अगर फादर का जो है जीनोटाइप वो कैपिटल डी स्मॉल डी है और मदर का दोनों स्मॉल डी हैं, तो हाफ ऑफ स्प्रिंग आर एच पॉजिटिव वाले होंगे और हाफ आर एच नेगेटिव वाले होंगे। If the red blood cells of Rh positive fetus cross the placental barrier and enter into Rh negative mother's blood stream, अब क्या होगा कि फीटस जो था मदर जो, ठीक है, जो फीटस कंसीव किया है मदर ने वो आर एच पॉजिटिव है और मदर खुद जो है वो आर एच नेगेटिव है। तो क्या होगा, फीटस के प्लेसेंटल बैरियर में से यानी प्लेसेंटा में से गुजरते हुए आर एच फैक्टर जो है वो मदर की बॉडी में जाएगा और मदर की बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी उसी फीटस के अगेंस्ट, ठीक है। और अगर वो एंटीबॉडीज़ व्हेन द मदर्स एंटीबॉडीज सीप थ्रू, और वो मदर की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं वो अगर प्लेसेंटा में से होते हुए फीटस के अंदर चली जाएं, तो वो फीटस में जाके बहुत सा दे स्टार्ट हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन और बस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उन्होंने तो जाके फीटस के रेड ब्लड सेल्स को किल करना शुरू कर देना है वो, और बहुत डेंजरस चीज़ होती है ये। इस वजह से जो है फीटस अनेमिक हो जाता है, अनेमिक जो है वीक हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। फीटस में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो वीक हो जाता है। द अनेमिक फीटस स्टार्ट टू रिलीज मैनी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस इनटू हिज ब्लड स्ट्रीम। अब जो फीटस है वो क्या करेगा कि वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, बहुत सारे इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस उसकी ब्लड स्ट्रीम में बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो बन रहे थे वो डाई होते जा रहे हैं और बहुत सारे इमेच्योर वो फीटस जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर देता है। तो इस डिजीज़ को, जो कि हीमोलिटिक डिजीज़ है न्यूबॉर्न की, इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस एनेमिक में लीड टू दिस अनीमिया में लीड टू अबॉर्शन और स्टिल बर्थ। इसकी वजह से अबॉर्शन भी हो सकती है और स्टिल बर्थ यानी अगर बर्थ हो तो मुर्दा हालत में जो है वो फीटस बर्थ होगी उसकी। अगर या तो वो मतलब उसकी अबॉर्शन हो जाएगी या स्टिल बर्थ होगी, या अगर प्रेगनेंसी अबॉर्शन ना हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे तो जो फीटस है, जो बेबी पैदा होगा, उसके लिवर और सप्लीन सूजे हुए होंगे, स्वेल होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाने पड़े थे, क्योंकि रेड ब्लड सेल डेड होते जा रहे थे और उनको मज़ीद रेड ब्लड सेल लिवर और सप्लीन जो कि फीटस का है उसको बनाने पड़े थे, और पैदा होते ही बच्चे का लिवर और सप्लीन जो है वो ख़राब होगा, मुतासर होगा। ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का बिलोरुबिन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, वो फीटस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है बिलोरुबिन, क्योंकि बहुत सारे रेड ब्लड सेल फीटस के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वो उनका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है, ब्रेक डाउन होकर वो बिलोरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फीटस के अंदर बिलोरुबिन जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि फीटस के ब्रेन को डैमेज कर देता है, उसकी स्किन और आईज की जो वाइट्स हैं उनको येलो कर देता है, ठीक है। बिलोरुबिन जो है रेड ब्लड सेल का एंड प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, एंड प्रोडक्ट नहीं यानी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल का, वो फीटस के ब्रेन सेल को डैमेज कर देगा और स्किन और आइज़ को येलो कर देगा। ये कंडीशन जॉन्डिस कहलाती है, यरकान वाली कंडीशन जो है, ठीक है। तो बेबी इफ़ बोर्न अलाइव सफ़र फ्रॉम हीमोलिटिक अनीमिया एंड जॉन्डिस। तो ये भी सीवियर कंडीशन है। हीमोलिटिक अनीमिया यानी उसमें पैदाइशी रेड ब्लड सेल्स की खून की कमी होगी और उसमें उसको यरकान भी होगा। So baby's blood should be immediately replaced with by RH negative blood free of any RH antibodies. So baby का blood फौरी तौर पे जो है वो RH नेगेटिव ब्लड से चेंज करना पड़ेगा। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, यानी ये हुई इस वजह से स्टार्ट थी कि RH नेगेटिव मदर थी और उसका जो चाइल्ड था वो RH पॉजिटिव था। तो चाइल्ड जो है उसके अंदर से उसके आर एच पॉजिटिव वाला जो एंटीजन है, आर एच फैक्टर जो है वो प्लेसेंटा में से होता हुआ मदर की बॉडी में से गया था और मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई थी उसके ब्लड के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ जब दोबारा से प्लेसेंटा में से होती हुई फीटस के अंदर गई थी तो उन्होंने फीटस में जाके रिएक्शन शुरू कर दिया था। द फर्स्ट आर एच इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी में नॉट फेस मच प्रॉब्लम्स। पहली जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। फ्यू फीटल एंटीजन्स क्रॉस placenta into maternal circulation and the amount of maternal antibody production is not very high। maternal में भी यानी पहली इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो
इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, क्योंकि एक तो कुछ RH एंटीजन क्रॉस करते हैं मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडीज़ में भी कुछ ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं. बट व्हेन द प्लेसेंटा डिटैचेज एट बर्थ के टाइम पे जब प्लेसेंटा डिटैच होता है फीटस और मदर की बॉडी सेपरेट होती है, तो बहुत ज़्यादा जो फीटल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन शुरू करवा देते हैं. These anti-RH antibodies persist in mother blood for a long time and are persistent risk for next RH positive fetus. अब वो जो एंटीबॉडीज़, यानी पहले वाला बेबी अगर मतलब बगैर थोड़े से मसाइल के साथ अगर उसकी बर्थ हो भी गई है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मदर की बॉडी में वो परमानेंटली उसकी डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे सेल्स जो है वो मदर की बॉडी में चले जाएंगे और मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर मदर फिर नेक्स्ट बेबी जो कंसीव कर रही है वो RH पॉजिटिव ही होगा, तो उस वाले के लिए वो बहुत ख़तरा होगा. RH सेंसिटाइजेशन ऑफ RH मदर इज़ अवॉइडेड बाय सिंपल थेरेपी. मदर को जो है वो RH इंजेक्शन दिया जाता है ऑफ RH एंटी सीरम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद और प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जो है वो मदर को RH एंटी सीरम वाला इंजेक्शन दिया जाता है. तो RH एंटीबॉडीज इन RH एंटी सीरम विल डिस्ट्रॉय RH positive red blood cells of the fetus before they stimulate the production of maternal antibodies. अब क्या होगा कि अगर मदर को पहले से इंजेक्शन दे दिया जाए, तो इससे पहले कि वो फीटस के जो एंटीजन मदर की बॉडी के अंदर आ रहे थे और फिर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन शुरू करवा रहे थे, तो क्या होगा कि जैसे ही फीटस के एंटीजन आएंगे मदर की बॉडी के अंदर, तो चूँकि मदर की बॉडी में ऑलरेडी जो थी वो एंटीबॉडीज़ थी, तो वो उनको पहले से उनको किल कर देगी, मज़ीद एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी. The injected antiserum disappears before the next pregnancy. अब ये एक जो है स्टूडेंट, इफ़ an RH negative woman is married to RH positive whose father was also RH negative. उसका फादर RH नेगेटिव था उस आदमी का, तो उस आदमी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो यकीनन कैपिटल D स्मॉल d होगा. और जो मदर जीनोटाइप था आदमी का, क्योंकि आदमी का फादर जो था वो RH नेगेटिव था और अब वो RH पॉजिटिव है. whose father was also RH negative. What is the possible risk? अच्छा, तो जो है मैन, फिर उसका दोनों जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी नहीं होंगे, बल्कि एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी होगा. और जो फीमेल है उसमें दोनों स्मॉल डी होंगे, तो इनका जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो 50% रिस्क है कि उसके जो किड्स हैं उनमें रिस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस की डिजीज़ हो सकती है. ये लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, आपने इसको डी से शो करना है. मैन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, और जो फीमेल है उसका स्मॉल डी है. तो 50% चांस है कि ऑफस्प्रिंग जो हैं वो उनमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकती है. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो एपिस्टेसिस है और प्लियोट्रॉपी है. ये हम लोग अब अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. आज वाला लेक्चर आपने ध्यान से समझ के इसको अच्छी तरह से याद